हेलो स्टूडेंट्स, बेटा केमिकल काइनेटिक्स हम पढ़ रहे हैं जो कि फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसके न्यूमेरिकल भी एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े ध्यान से समझने हैं आपको इसके सारे कंसेप्ट। देखो नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट वाले टॉपिक में हम पढ़ के आए थे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है और किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को आप कैसे एक्सपेरिमेंटली मेजर करोगे। उसके बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे इसमें फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन हम पढ़ के आए बेटा क्या होता है, फैक्टर्स पढ़ेंगे आज उसके। और फैक्टर जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, रिएक्शन की जो स्पीड को अफेक्ट करते हैं, ऐसे फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट है जैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। देखो कोई भी रिएक्शन जो हो रही है, मान लिया कि कोई रिएक्शन हुई है ए और बी के बीच में, दीज आर रिएक्टेंट्स, ये रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे, तो इनकी कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी ना उतनी रिएक्शन की स्पीड फास्ट होगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं, कंक्लूजन ये है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी ना रिएक्शन में, रिएक्शन की स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। तो फर्स्ट फैक्टर है, तो आप लिख सकते हो ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, मोर फास्ट इज द रिएक्शन। जितनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी रिएक्शन उतनी ही फास्ट होती है। अगर कोई रिएक्शन गैसेस फेज में हो रही है तो हम ये कहेंगे गैसेस का जितना ज्यादा प्रेशर होगा रिएक्शन उतनी ज्यादा फास्ट होगी। फर्स्ट पॉइंट हो गया, फर्स्ट फैक्टर है। सेकंड है टेम्परेचर। टेम्परेचर भी रिएक्शन की स्पीड को अफेक्ट करता है। ज्यादातर जो केमिकल रिएक्शन आप देखोगे, मोस्टली, सभी तो नहीं है, ज्यादातर जो केमिकल रिएक्शन है टेम्परेचर बढ़ाने से आप देखोगे कि रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। और मोस्टली रिएक्शन के लिए 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन की स्पीड डबल हो जाती है। तो हम ये कहेंगे विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन। और मैं बता रहा हूं कि ज्यादातर रिएक्शन के लिए, फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, with increase in 10 degree Celsius of temperature, a rate of reaction will become double. ज्यादातर रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाने से रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तीसरा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है ना कि टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। और 10 डिग्री तक अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तीसरा है प्रेजेंस ऑफ रेडिएशंस। देखो कुछ रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन ऐसी होते हैं जो सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में होती है। ऐसी रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में होती है उनको हम क्या बोलेंगे, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। फोटोकेमिकल रिएक्शंस कौन सी होती हैं, विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, विच टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ऐसी केमिकल रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में होती हैं उनको फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। यानी कि रेडिएशंस का प्रेजेंस जरूरी होती है। ये सभी रिएक्शन के लिए नहीं है, कुछ रिएक्शंस के लिए। जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं कि हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस ये सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, तो मैं लिखूंगा सनलाइट। 2HCl इसने गैस बनाया, यानी कि बगैर सनलाइट के ये केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जो रेडिएशंस की प्रेजेंस में होगी उनको हम क्या बोलेंगे, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। ये भी फैक्टर है, नोट डाउन करो बेटा, 3 फैक्टर। नेक्स्ट फैक्टर है आपका सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स।
जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाएगा तो रिएक्टेंट का सरफेस एरिया कितना होगा उस पर भी डिपेंड करता है। फोर्थ फैक्टर है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट का सरफेस एरिया कितना है। देखो सरफेस एरिया कब बढ़ेगा रिएक्टेंट का, जब रिएक्टेंट छोटे साइज का होता रहेगा। एक तो आपके पास कोई बल्क में यानी कि बड़े बड़े लम्प्स हैं उसमें आप रिएक्शन कराओ, और एक छोटे पार्टिकल है। जितना रिएक्टेंट छोटे साइज का रहेगा ना उसका सरफेस एरिया उतना ज़्यादा होगा, और जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा रिएक्शन की स्पीड उतनी फास्ट होगी। तो मैं कहूँगा मोर द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, मोर द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स, मोर इज द स्पीड। तो हम ये कहेंगे सरफेस एरिया ज्यादा कब होगा बेटा रिएक्टेंट का, जब पार्टिकल छोटे साइज का होगा। जैसे कि आप 10वीं क्लास में पढ़ के आए हो कि आपने सल्फ्यूरिक एसिड लिया H2SO4 और इसके हम रिएक्शन ना ग्रेनुलेटेड जिंक के साथ कराते हैं। ग्रेनुल्स की फॉर्म में जिंक, छोटे छोटे पार्टिकल। एक तो जिंक आप ग्रेनुल्स की फॉर्म में डालो रिएक्शन फास्ट होगी, और एक ग्रेनुल्स की फॉर्म में डाल के आप जिंक बड़े बड़े लम्प्स की फॉर्म में डालो तो देखोगे कि जब बड़े पार्टिकल होंगे रिएक्शन की स्पीड कम हो जाएगी। रिएक्टेंट जितने छोटे साइज का होगा उतनी रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, फास्ट हो जाएगी। तो फोर्थ पॉइंट है। फिफ्थ है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स का नेचर कैसा है इसके ऊपर भी रिएक्शन की स्पीड डिपेंड करेगी। देखो जैसे मैं यहां पे एग्जांपल लिख रहा हूं, एक जैसी दिखने वाली रिएक्शन की भी स्पीड अलग अलग हो सकती है, वो रिएक्टेंट के नेचर पे डिपेंड करेगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिख दिया, अगर नाइट्रिक ऑक्साइड है गैसेस फेज में और इसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ दिस ऑक्सीजन, तो ये बनाता है जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये रिएक्शन ना फास्ट है, दिस रिएक्शन इज फास्ट। अब इसी की जैसे मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं कि कार्बन मोनोऑक्साइड है गैसेस फेज में और इसका ऑक्सीडेशन होता है, और ये रिएक्शन स्लो है। आप देख रहे हो दोनों रिएक्शन में, इसमें क्या होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हुआ ऑक्सीजन के साथ, यहां कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हुआ किसके साथ, विद ऑक्सीजन, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब ये रिएक्शन फास्ट है और ये वाली रिएक्शन स्लो है, जबकि रिएक्शन दोनों एक जैसी दिख रही है, ऑक्सीडेशन नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहां तो इनके नेचर पे डिपेंड करेगा, यहां आपने रिएक्टेंट नाइट्रिक ऑक्साइड यूज किया, यहां कार्बन मोनोऑक्साइड, तो अलग अलग नेचर के रिएक्टेंट नहीं है, तो इसलिए फास्ट है और ये स्लो है। तो रिएक्शन में रिएक्टेंट का नेचर कैसा होगा उसके ऊपर भी रिएक्शन की स्पीड डिपेंड करेगी। सिक्स्थ है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, देखो बेटा कैटलिस्ट आपके पास दो तरह के होते हैं, कैटलिस्ट हैं दो तरह के, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देखो कैटलिस्ट होते हुए हैं जो रिएक्शन की स्पीड को चेंज करते हैं, रिएक्शन की जो स्पीड को चेंज करें वो कैटलिस्ट होते हैं, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव कैटलिस्ट वो होंगे जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं, और नेगेटिव कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को कम करते हैं। यानी कि आपको किसी केस में स्पीड को इंक्रीज करनी है तो हम ऐसे ही पॉजिटिव कैटलिस्ट उसमें यूज करेंगे। रिएक्शन की स्पीड को डिक्रीज करना है तो हम क्या यूज करेंगे, नेगेटिव कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या होंगे, कैटलिस्ट आर दोज सब्सटेंस विच चेंज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, विच चेंज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। देखो ये कुछ फैक्टर हमने डिस्कस किए हैं, विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की स्पीड को या रिएक्शन के रेट को जो अफेक्ट करते हैं वो फैक्टर्स हमने यहां डिस्कस किए हैं। अब इसी टॉपिक को आगे हम बढ़ाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंसंट्रेशन का इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद टॉपिक लंबा चलेगा ये, उसके बाद हम बाद में टेम्परेचर का इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पे पढ़ेंगे। तो इसमें अब टॉपिक हम शुरू करते हैं, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, ये टॉपिक है हमारा, जो कि फैक्टर में हमने डिस्कस किया है कि कंसंट्रेशन का क्या रोल है रेट ऑफ रिएक्शन में। तो यहां हम टॉपिक पढ़ेंगे जैसे कि लॉ ऑफ मास एक्शन हम पढ़ेंगे, रेट लॉ पढ़ेंगे, रेट कांस्टेंट पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
तो यहाँ जो टॉपिक है इसमें से बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 नंबर का जरूर आता है और फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं। देखो क्या हुआ कि 2 साइंटिस्ट थे, गुलबर्ग और वेगे। उन्होंने देखा कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन है, जैसे मैंने कोई केमिकल रिएक्शन लिखी, एनी केमिकल रिएक्शन, जैसे मैंने केमिकल रिएक्शन लिख दी है A+B, ये A और B क्या है, 2 रिएक्टेंट हैं। B और A इसके स्मॉल b और स्मॉल a क्या है बेटा, स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं, और ये बदल जाते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर। तो मैंने अभी आपको ये बताया है फैक्टर्स में कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी रिएक्शन की स्पीड भी उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी कि इसमें A और B रिएक्टेंट है, तो इन दोनों की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगी तो स्पीड भी ज़्यादा होगी। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, देखो गुलबर्ग और वेगे 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने फैक्टर्स देखे कि रिएक्शन की स्पीड को कैसे चेंज किया जा सकता है। तो यहाँ हम टॉपिक पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन, ये टर्म है। लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस ब्रैकेट का क्या मतलब है, मोलर कंसंट्रेशन है। ए रिएक्टेंट है तो बी भी रिएक्टेंट है, 2 यहां पे आपके पास रिएक्टेंट हैं ए और बी। तो देखो ये तो मैथमेटिकल फॉर्म लिखिए। अब मैं इसको डिफाइन करूंगा कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होगा। लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इसके पावर में मैं यहां कुछ वैल्यू लिख रहा हूं ए और बी, जैसे बी और ए की पावर मैंने ए लिख दी, बी की पावर मैंने बी लिख दी। और ये ए और बी जो ये पावर में लिखे हैं और कुछ नहीं है, इन रिएक्टेंट के स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो यहां से अब आप इसको डिफाइन कर सकते हो लॉ ऑफ मास एक्शन को। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू सम पावर which is equal to stoichiometric coefficient in any balanced chemical equation. तो this is the definition of law of mass action. तो law of mass action को डिफाइन करो, क्या कहता है ये, रेट ऑफ रिएक्शन, देखो लिखा रेट, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू सम पावर, जो किसके इक्वल है, देखो ये पावर जो लिखी है ये किसके इक्वल है, तो स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो रिएक्टेंट के हैं, विच इज इक्वल टू स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन एनी बैलेंस्ड इक्वेशन। ये हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन है। अब देखो इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो मैंने यहां लिखा है, ये रेट, ये लॉ ऑफ मास एक्शन है, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर ए और बी की पावर बी। तो यहां पे जो ये के है, ये के क्या रिप्रेजेंट करता है, के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के लिए लिखा है। के किसके जगह लिखा है मैंने, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की जगह लिखा है। और के यहां पे क्या है, के इज वेलोसिटी कांस्टेंट। के क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, या इसको रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं। दिस के इज नोन एज वेलोसिटी कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट। ये तो बात हो गई जी लॉ ऑफ मास एक्शन की। अब ये बात थ्योरेटिकल है, अब एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया, जब एक्सपेरिमेंट किए गए केमिकल रिएक्शन पे, तो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया, जब केमिकल रिएक्शन पे एक्सपेरिमेंट भी हुए, तो आप किसी चीज को थ्योरेटिकली देखो और एक उसी चीज को एक्सपेरिमेंटली देखो। तो एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया ना, इट इज फाउंड दैट कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो हम मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर लिखते हैं ना, रेट ऑफ रिएक्शन में मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर लिखते हैं,
इन पावर की वैल्यू आप थ्योरेटिकल देख के नहीं बता सकते जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में लिखी होती है। यानी कि जो ये ए और बी पावर लिखी है मैंने लॉ ऑफ मास एक्शन में, इनको तो वही लिख दिया जो लॉ ऑफ मास एक्शन में है। देखो ए और बी यहाँ पावर में लॉ ऑफ मास एक्शन है, ये इनकी वैल्यू वही लिख दी जो यहाँ पे स्टीसियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। अगर यहाँ 2 होगा तो मैं यहाँ 2 लिखूंगा, इधर 3 होगा तो मैं इधर 3 लिखूंगा। बट एक्सपेरिमेंटली ऐसा होता नहीं बेटा। एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया कि जो स्टीसियोमेट्रिक कोफिशिएंट है इनको आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देख के नहीं लिख सकते। इन ए और बी की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली निकालनी पड़ती है। यानी कि एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट जो ये ए और बी हैं जो कि स्टीसियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखे हुए हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देख के हम इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते। हाँ, मैं इस जो ये ए मोलर कंसंट्रेशन टर्म है रिएक्टेंट की इसकी पावर में अल्फा वैल्यू लिख रहा हूं मैं, और जो रिएक्टेंट की बी कंसंट्रेशन टर्म है इसकी जगह मैं हाँ इसकी पावर लिख रहा हूं बीटा। यानी कि जो ये अल्फा और बीटा लिखे हैं यहां पे, अल्फा और बीटा की जो वैल्यू होगी इस वैल्यू को हम थ्योरेटिकल देख के नहीं बता सकते। भाई इस अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होगी किसी बैलेंस्ड इक्वेशन को देख के नहीं लिख सकते हम ये चीज, वो तो लॉ ऑफ मास एक्शन है। यानी ये जो अल्फा और बीटा हैं रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर लिखे हुए हैं, इन अल्फा और बीटा की जो वैल्यू होगी न्यूमेरिकल उसको हम किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देख के नहीं लिख सकते। ये हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसे निकालनी होती है, एक्सपेरिमेंटली निकालनी होती है, एक्सपेरिमेंट करके निकालनी पड़ेगी। रिएक्शन का मैकेनिज्म देख के निकालनी पड़ेगी ये वैल्यू। किसी रिएक्शन को डायरेक्ट आप देख के इनकी वैल्यू नहीं बता सकते। तो अब देखो मैं अब रेट लॉ लिख रहा हूं, लॉ ऑफ मास एक्शन क्लियर हो गया। तो एक्सपेरिमेंटली आप कहोगे कि जो रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर लिखी इनको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करना होता है। आप किसी रिएक्शन को थ्योरेटिकल देख के इनकी वैल्यू नहीं बता सकते। हाँ, ऐसा हो सकता है किसी रिएक्शन में कि इस अल्फा और बीटा की वैल्यू वही हो जो इसमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, बट हमेशा नहीं होगा। तो अब मैं रेट लॉ लिख रहा हूं, रेट लॉ। अब रेट लॉ क्या कहता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू rate of reaction is directly proportional to the product of molar concentration of reactant। और इनकी पावर में मैंने कुछ वैल्यू लिखी अल्फा और बीटा, जिसको आप एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करोगे। इन अल्फा और बीटा को थ्योरेटिकल देख के नहीं बताया जा सकता। या इसको मैं लिखूंगा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, ए की पावर अल्फा एंड बी की पावर बीटा, एंड दिस अल्फा एंड बीटा आर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। इनको आप एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करोगे। तो ये मैंने रिएक्शन का रेट लॉ लिख दिया, दिस इज रेट लॉ। ये रेट लॉ हो गया। अब रेट लॉ को डिफाइन करोगे, एंड दिस रेट लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि डिफाइन रेट लॉ। अब रेट लॉ को डिफाइन करो। देखो यहां जो लिखा हुआ है यही रेट लॉ है। तो रेट लॉ क्या कहता है कि रेट लॉ एक ऐसी एक्सप्रेशन है, रेट लॉ एक एक्सप्रेशन है जो क्या एक्सप्रेस करता है, जिसमें रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर कुछ पावर लिखी हुई है और इन पावर्स को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। किसी रिएक्शन को थ्योरेटिकल हम देख के इनकी वैल्यू नहीं बता सकते। यानी इन अल्फा और बीटा को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करना पड़ेगा और इन्हीं के ऊपर फिर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। तो रेट लॉ को मैं भी यहां डिफाइन कर रहा हूं। तो रेट लॉ इज दी एक्सप्रेशन। रेट लॉ क्या है, एक एक्सप्रेशन है किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, विच एक्सप्रेस रेट ऑफ रिएक्शन इन विच reactants is raised to some power which may or may not be equal to stoichiometric coefficient in any balanced chemical equation।
इन एनी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखो ये क्या कहता है, रेट लॉ। रेट लॉ एक एक्सप्रेशन है जो क्या एक्सप्रेस करता है, रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन में कुछ पावर लिखी हुई है, और जो ये पावर लिखी हुई है इनकी जो वैल्यू होगी इनको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करना पड़ता है। तो रेट लॉ क्या है, एक्सप्रेशन विच एक्सप्रेस दी रेट ऑफ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट इज रेज टू सम पावर। रिएक्टेंट की कुछ वैल्यू लिखी है पावर्स में, विच में और में नॉट बी इक्वल टू, जो ये अल्फा और बीटा लिखी है रिएक्टेंट के ऊपर, जो ये पावर्स लिखी हुई हैं इनकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो स्टीसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसके इक्वल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। तो ये अल्फा और बीटा आपको कैसे लिखना पड़ेगा, किसी रिएक्शन को थ्योरेटिकल जो आप देख के इनकी वैल्यू नहीं लिख सकते, इनकी वैल्यू हमें एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करनी पड़ेगी। किसी रिएक्शन को थ्योरेटिकल हम देख के नहीं बता सकते, इनको एक्सपेरिमेंट से निकाला जाता है। तो ये होगी रेट लॉ की डेफिनेशन। के यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है कौन, के। जैसे कुछ एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा, मैं भी एग्जांपल दे रहा हूं। देखो जैसे मैंने कोई रिएक्शन लिखी, किसी रिएक्शन का मैंने जैसे एग्जांपल लिख दिया, जैसे लिखा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है और ये इसने प्रोडक्ट बनाया, ये जैसे एक रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में देखना इसका स्टीसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2, इसका स्टीसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, क्योंकि एक ही लिखा हुआ है इसके आगे। तो अगर मैं लॉ ऑफ मास एक्शन लिखूं, जो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ मास एक्शन तो ये कहेगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और फ्लोरीन है, और इसकी पावर में मैं वैल्यू 2 लिखूंगा क्योंकि इसका कोएफिशिएंट स्टीसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, और इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। तो ये तो मैंने 2 और 1 वैल्यू जो यहाँ लिखी हुई है ये तो इस बैलेंस्ड इक्वेशन को देख के लिख दिया। बट रेट लॉ क्या कह रहे हैं, रेट लॉ ये कहता है कि हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते देख के। ये जो स्टीसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है जो बैलेंस्ड इक्वेशन से लॉ ऑफ मास एक्शन में तो लिख दिया, बट इनको ऐसे हम लिख नहीं सकते, तो एक्सपेरिमेंट से निकाली जाती है वैल्यू। तो ये तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग। रेट लॉ क्या कहता है, रेट लॉ ये कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है रिएक्टेंट की टर्म में कुछ पावर लिखी हुई है, देखो यहां पे इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, और इसका कोएफिशिएंट कितना 1 है, अंडरस्टूड है, लिखे नहीं हुए तो 1-1 है। तो अब देखना ये रेट लॉ है और ये लॉ ऑफ मास एक्शन है, तो डिफरेंस नहीं हो गया कुछ। यहां पे जो स्टीसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1-1 है दोनों का, तो क्या उनकी वैल्यू वही है जो यहां पे इनकी रिएक्टेंट की वैल्यू है स्टीसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की, नहीं। इनकी जो वैल्यू है यहाँ कोएफिशिएंट, यहाँ जो 1 लिखी हुई है यहाँ 1, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है, इस रिएक्शन को देख के हम नहीं बता सकते। यानी कि जो ये पावर लिखी जाती है ऊपर, इनको हम थ्योरेटिकली इस इक्वेशन को देख के बैलेंस्ड इक्वेशन को नहीं बता सकते, वो तो हमें एक्सपेरिमेंटली निकालनी पड़ती है। अब जो ये कोएफिशिएंट है तो लॉ ऑफ मास एक्शन है, ये रेट लॉ है। मैंने ये बताया जो स्टीसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, जो पावर लिखी जाती है इक्वल हो भी सकती हैं, इक्वल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। जैसे यहां नहीं है, जो स्टीसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है रेट लॉ में अलग है, लॉ ऑफ मास एक्शन में तो बैलेंस्ड इक्वेशन को देख के लिखते हैं। और दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे मैंने एक एग्जांपल और लिखा किसी दूसरी रिएक्शन के लिए, जैसे मैंने लिखा अमोनियम नाइट्राइट। अमोनियम नाइट्राइड जब डिकम्पोज होता है तो नाइट्रोजन और वाटर में डिकम्पोज होता है। तो अगर मैं इसका लॉ ऑफ मास एक्शन लिखूं, लॉ ऑफ मास एक्शन लिखूंगा तो मैं लिखूंगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के अमोनियम नाइट्राइट। इसका कोएफिशिएंट कितना है बेटा, 1 है, तो यहां पे भी 1 ही रहेगा। और अगर मैं इसका रेट लॉ लिखूं, अगर मैं इसका रेट लॉ लिखूं तो मैं इसको लिखूंगा ऐसे। तो देखना ये रेट लॉ है, रेट लॉ में भी इसकी पावर 1 है, और ये लॉ ऑफ मास एक्शन है, इसमें भी इसकी पावर 1 है। यानी कि जो स्टीसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन में तो वही लिखते हैं, बट रेट लॉ में जो पावर है वो स्टीसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता।
जो ये वैल्यू यहाँ पे लिखी जाती है उसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, वही हम रेट लॉ में लिखते हैं। और लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या करते हैं, स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू देख के सीधा सीधा लिख देते हैं। तो आई थिंक लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। इसमें जो के है, के क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, के रिप्रेजेंट करता है रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट। अब देखो जैसे रेट लॉ में मैंने क्या लिखा है, ये तो कोई भी जनरल रिएक्शन है, आप लिख सकते हो जैसे A प्लस बी, सी भी कोई रिएक्टेंट हो सकता है। मैंने तो जैसे यहाँ दो ही रिएक्टेंट लिए, पी प्रोडक्ट है, इसका कोफिशिएंट है और ये इसका कोफिशिएंट है। तो अगर मैं किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ लिखता हूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, ए यहां अल्फा लिखूंगा और बी ये बीटा, क्योंकि यार अल्फा और बीटा तो आपको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करने पड़ेंगे दिस। तो बेटा इस रेट लॉ में जो ये के है, के क्या यहां पर रिप्रेजेंट करता है, के इज रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट के। अब देखो ये के होता क्या है, मैं कह रहा हूं कि इफ ए जो यहां पे रिएक्टेंट है और ब्रैकेट का मतलब है मोलर कंसंट्रेशन, और जो बी है, ए और बी की मोलर कंसंट्रेशन जो है ना, अगर 1 मोल पर लीटर हो जाए, या मैं ये कहूं कि ए की जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोल पर लीटर हो और जो बी की मोलर कंसंट्रेशन है वो भी 1 मोल पर लीटर हो, यानी कि दोनों की कंसंट्रेशन इस रिएक्शन में जैसे 1-1 मोल पर लीटर हो, तो मैं रेट किसके इक्वल लिखूंगा, रेट इज इक्वल टू के, बिकॉज इनकी मोलर कंसंट्रेशन कितनी होगी, 1-1 होगी। तो अब यहां से आप रेट कांस्टेंट को डिफाइन करो। व्हाट इज रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट को आप डिफाइन करोगे, देखो इन टर्म में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट लॉ है, रेट कांस्टेंट है। तो रेट कांस्टेंट क्या कहता है, हाउ इसको डिफाइन करो। रेट कांस्टेंट क्या कहता है बेटा, ये तो रेट ऑफ रिएक्शन है, कब, जब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज इज 1 मोल पर लीटर। तो रेट कांस्टेंट क्या है, इट इज रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ each reacting species is 1 mole per liter। यानी कि आप ये कहोगे किसी भी रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट यूज किए गए हैं उन रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन, ईच ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज मोलर कंसंट्रेशन इज 1 मोल पर लीटर। तो उस दौरान जो रिएक्शन की स्पीड होगी, रेट होगी, वो रेट कांस्टेंट है। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। कैरेक्टर क्या है रेट कांस्टेंट के रिप्रेजेंट रेट कांस्टेंट, उसकी डेफिनेशन हो जाती है। अब इसके कैरेक्टर्स मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट, फर्स्ट कैरेक्टर है, देखो जो ये के है वेलोसिटी कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट, इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी ना, रिएक्शन की स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। के की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी स्पीड ज्यादा होगी, के की वैल्यू कम होगी रिएक्शन की स्पीड कम हो जाएगी। तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के, ग्रेटर दी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी इसकी, वैल्यू ऑफ के मोर इज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की स्पीड उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है, जैसे कोई भी रिएक्शन लिख दो आप, एनी रिएक्शन, तो किसी भी रिएक्शन के लिए हर एक टेम्परेचर पे, हर एक पार्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू होती है कुछ फिक्स। दोबारा सुनो, जैसे ये रिएक्शन लिख दी मैंने, इस रिएक्शन की एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट की फिक्स वैल्यू होगी। अगर आप टेम्परेचर बदलोगे ना एक ही रिएक्शन का, तब रेट कांस्टेंट बदलेगा। यानी कि हर रिएक्शन का एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू होती है जो फिक्स रहेगी। तो मैं लिखूंगा ईच रिएक्शन हैव ए डेफिनेट वैल्यू ऑफ
रेट कांस्टेंट एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, किसी भी पार्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर हर रिएक्शन का अपना एक रेट कांस्टेंट होता है। तीसरा पॉइंट, जैसे इस रिएक्शन का जो भी रेट कांस्टेंट है किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो अगर टेम्परेचर बदल दिया जाए तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू बदल जाएगी। इसका मतलब यह है एक ही रिएक्शन का रेट कांस्टेंट बदला जा सकता है अगर उसी रिएक्शन का टेम्परेचर बदल दें तो मैं लिखूंगा रेट कांस्टेंट ऑफ सेम रिएक्शन चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर बदलने से रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, बदल जाएगी। M+1 क्लास में ही पढ़ गए हैं, जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर बदलने से बदलता है। तो रेट कांस्टेंट जो होगा किसी रिएक्शन का, सेम रिएक्शन चेंजेस, एक ही रिएक्शन का भी रेट कांस्टेंट बदल जाएगा अगर टेम्परेचर बदल दे तो। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि रेट कांस्टेंट जो होगा के, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। फोर्थ पॉइंट है, जो ए और बी यहां पे रिएक्टेंट लिए हैं, इनकी कंसंट्रेशन के ऊपर रेट कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता। तो ये इसका फोर्थ पॉइंट हो गया, रेट कांस्टेंट डू नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर रेट कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता। पांचवा पॉइंट है, जो रेट कांस्टेंट की यूनिट्स होंगी, यूनिट्स पढ़ेंगे आगे हम रेट कांस्टेंट की, रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होगी ना, वो रिएक्शन के ऑर्डर पे डिपेंड करती है। अब ऑर्डर एक नई टर्म आ गया आपके लिए, अभी इसके बाद मैं आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कराऊंगा। तो पांचवा पॉइंट है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट किसको बोलते हैं, के को, विल डिपेंड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के ऑर्डर पे रेट कांस्टेंट की यूनिट डिपेंड करती हैं। तो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं हैं रेट कांस्टेंट की। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अब मैंने आपको बताया है पांचवा पॉइंट कि जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है वो किस पे डिपेंड करती हैं, ऑर्डर पे डिपेंड करती हैं। किसी भी रिएक्शन की जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है, इट विल डिपेंड अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखो मैंने रेट लॉ आपको करवाया है, रेट लॉ आपको पता लग गया होगा कि किसी भी रिएक्शन के लिए कोई भी रिएक्शन लिख दी, ये प्रोडक्ट है, ये इसके कोफिशिएंट है, ए बी सी डी कितने भी रिएक्टेंट हो सकते हैं, मैंने 2 लिखे। रेट लॉ को मैं बार बार ऐसे ही लिखता आ रहा हूं, ये इसके अल्फा और बीटा, ये पावर लिखी हैं जिनको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। अब सुन लो, रेट लॉ जो लिखा हुआ है, रेट लॉ में जो ये पावर हैं जो कंसंट्रेशन के ऊपर लिखी हुई हैं, ये पावर, इनका सम देखेंगे हम कितना आएगा। तो जो रेट लॉ इक्वेशन में मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर लिखी हुई है, इनका जो सम होता है ना, वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो जैसे मैं कह रहा हूं कि ये जो अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है ना, वो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, या ऐसे फर्दर। तो अल्फा और बीटा जिसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है किसी भी रिएक्शन में, जो मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर लिखे गए हैं पावर्स में या एक्सपोनेंट में, इनका जो सम होता है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो अब मैं यहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर रहा हूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ये डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है रेट लॉ की तरह। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को देखो बड़ी आसानी से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स या पावर्स भी लिख सकते हैं, सम ऑफ एक्सपोनेंट, ये जो लिखे हुए हैं सम ऑफ एक्सपोनेंट या पावर किस में लिखे हुए हैं, इन रेट लॉ। रेट लॉ एक्सप्रेशन में ही तो लिखे हैं। तो सम ऑफ एक्सपोनेंट है पावर इन दी रेट लॉ विच इज रेज टू मोलर कंसंट्रेशन टर्म
टू एक्सप्रेस द ऑब्जर्व्ड रेट ऑफ रिएक्शन। ऑब्जर्व्ड का मतलब होता है एक्सपेरिमेंटली, यानी कि रेट ला इक्वेशन में मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर लिखी हुई है इनका जो सम होगा, किसके ऊपर लिखे हैं, जो मोलर कंसंट्रेशन टर्म के, इन्हीं के ऊपर रिएक्शन का रेट ऑब्जर्व किया जाता है एक्सपेरिमेंटली। बहुत आसान डेफिनेशन है। रेट ला में जो पावर लिखी हुई है इनका जो सम होगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर, यही रिएक्शन का ऑर्डर होता है। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। तो जो अल्फा और बीटा इसका सम 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, यानी कि इसका मतलब ये होगा रिएक्शन 0 ऑर्डर की भी हो सकती है, रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की भी हो सकती है, रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की भी हो सकती है, थर्ड ऑर्डर की भी हो सकती है, इवन रिएक्शन फ्रैक्शनल ऑर्डर की भी हो सकती है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल यहां पे आपको दे रहा हूं, एग्जांपल ऑफ डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो एग्जांपल में लिखे रहा हूं यहां पे, एग्जांपल ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे फर्स्ट है 0 ऑर्डर रिएक्शन। 0 ऑर्डर रिएक्शन के आप एग्जांपल देखोगे, देखो जैसे मैंने लिखा अमोनिया, अमोनिया गैस डिकम्पोज होती है, इसमें कैटलिस्ट यूज किया जाता है प्लेटिनियम, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है। तो नाइट्रोजन गैस और 3 मोल हाइड्रोजन गैस। अब देखो मैं इस रिएक्शन का ना रेट ला लिख रहा हूं। रेट ला अगर लिखा जाए इसका, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे रेट ला में मोलर कंसंट्रेशन, तो रिएक्टेंट की इसकी जो कोफिशिएंट की वैल्यू है वो कितनी है, 0 है। अब यहां इसके जो ऊपर पावर लिखी है वो 0 है और कोफिशिएंट कितना है, 2 है। तो इसका मतलब ये 2 तो कोफिशिएंट है, इसको देख के थोड़ी लिख सकते हम। तो ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है, यानी कि कंसंट्रेशन जो ये है ना अमोनिया की, इसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि रिएक्शन क्या है, 0 ऑर्डर है। तो मैं इसमें रिएक्शन के लिए सिर्फ ऐसे ही लिखूंगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, हाइड्रोजन आयोडाइड है 2 मोल गोल्ड सरफेस के ऊपर। ये गोल्ड आपके पास यहां पे इसकी सरफेस के ऊपर रिएक्शन होती है ये। तो इसमें हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, तो मैं इसमें भी रेट ला अगर लिखूंगा तो रेट ला मैं ऐसे लिखूंगा HI की पावर 0, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। तो मैं लिखूंगा रेट इज इक्वल टू K। तो ये 2 एग्जांपल किसके लिए हमें बेटा, 0 ऑर्डर रिएक्शन। 0 ऑर्डर रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। इसकी पावर यहां कितनी लिखी है मैंने, 0। नेक्स्ट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये 0 ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल थे। नेक्स्ट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जांपल देखेंगे, जैसे मैंने लिख दिया डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। अगर ये डिकम्पोज होता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन में डिकम्पोज होता है। अब मैं इसका रेट ला लिखता हूं। रेट ला इसका देखो, रेट ला एक एक्सप्रेशन है जिसमें रिएक्टेंट के ऊपर कुछ पावर लिखते हैं। ये ब्रैकेट का मतलब मोलर कंसंट्रेशन, इसकी पावर कितने बटा 1 और ये कोफिशिएंट कितना है, 2। तो इसका मतलब ये कोफिशिएंट की वैल्यू 2 है और इसकी पावर 1 है। ये तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की है, ये तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग है। तो ये रिएक्शन आपकी कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है H2O2, तो ये वाटर और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाता है। अब मैं इसका रेट ला लिखता हूं। रेट ला में लिखूंगा रेट इज इक्वल टू K H2O2 की पावर 1। अब देखो इसका कोफी यहां पे पावर में कितना है, अल्फा या बीटा जो भी है, पावर 1 है और इसका कोफिशिएंट भी 1 है। तो मतलब ये कोफिशिएंट इस पावर के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये तो हमें एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करना पड़ता है। तो ये जैसे 2 एग्जांपल लिखे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, उसके बाद है जैसे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन या थर्ड ऑर्डर या फ्रैक्शनल ऑर्डर के, एक 2 एग्जांपल आप देखो। नेक्स्ट है एग्जांपल थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन देखो, जैसे मैंने रिएक्शन लिखी HI H2 प्लस I2। अब देखो यही रिएक्शन मैंने 0 ऑर्डर में भी लिखी थी, बट यहां क्या लिखा था, गोल्ड लिखा था। अब यहां कैटलिस्ट अगर यूज नहीं होता तो ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की है। अब इसका मैं रेट ला लिखता हूं। इसका रेट ला मैं ऐसे लिखूंगा
कंफ्यूज मत हो जाना, वहाँ कैटलिस्ट लिखा था। अब देखो इसका जो कोफिशिएंट में मैंने इसकी जो पावर में लिखा वो 2 है, ये ऑर्डर होगी सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, और इसका कोफिशिएंट भी 2 है। वो इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मैंने अभी आपको बताया है। नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। जैसे एग्जांपल लिखा, नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका 1 है। तो रेट ला मैंने इसका लिखा NO की पावर 2 और ऑक्सीजन की पावर 2, यानी कि इसका और इसका यहाँ कितना बेटा 1 है, यानी कि 2 + 1 कितना हो गया 3। तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। जैसे इसकी जो पावर थी वो कितनी थी 2 थी, तो ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की थी। ये रिएक्शन कौन सी है, ये रिएक्शन थर्ड ऑर्डर की है। नेक्स्ट है फोर्थ है फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन 0 ऑर्डर की भी हो सकती है, फ्रैक्शनल ऑर्डर की भी रिएक्शन हो सकती है। जैसे एग्जांपल देखो, हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन, ये रिएक्ट करके बनाते हैं HBr। अब मैं इसका रेट ला लिखता हूं। इसका रेट ला देखोगे, हाइड्रोजन की पावर में वैल्यू 1 लिखी है और Br2 की पावर में मैंने लिख दिया 1/2। तो इसका ऑर्डर देखोगे यहाँ पे जो 1 + हाफ, तो ऑर्डर कितना है बेटा रिएक्शन का, ऑर्डर आप देखोगे 1.5 ऑर्डर की रिएक्शन है। तो रिएक्शन फ्रैक्शनल ऑर्डर की भी हो सकती है, 3/2 भी हो सकती है। तो रिएक्शन 0 ऑर्डर की भी हो सकती है और फ्रैक्शनल भी हो सकती है, वोल नंबर जैसे फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर। बट एक चीज ध्यान रखना, बहुत ज्यादा हाई ऑर्डर रिएक्शन एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर तक हम पढ़ेंगे। हाई ऑर्डर रिएक्शन बहुत रेयर होती हैं। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा है, आज के लेक्चर में हमने सीखा है, एक तो फैक्टर सीखे हैं विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। उस फैक्टर में फिर हमने एक फैक्टर उठा लिया था पहले वाला, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। फिर उसमें हमने लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, रेट लॉ क्या होता है, और रेट कांस्टेंट क्या है, और रेट कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स कराई हैं, ऑर्डर कराया है रिएक्शन का, और कुछ ये बाद में एग्जाम्पल आपको करवाए। तो आज का ये लेक्चर हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट के लेक्चर में हम पढ़ेंगे आगे इसी से रिलेटेड टॉपिक, इसके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, यूनिट्स पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की। थैंक यू स्टूडेंट्स।